अस्सलाम वालेकुम। एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोमा या चॉकलेट सिस्ट, ये तीन टर्म एक ही कंडीशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। और वर्सेस एडिनोमायोमास, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट या किसी पेशेंट की रिपोर्ट में इन टर्म्स में से कोई टर्म लिखी हुई आए और उसका मतलब एक ही समझना चाहिए। सिर्फ लोकेशन का फ़र्क होता है, यानी जो ये कंडीशन है, जो ये बीमारी है, जो ये एक लीजन है, मैं भी आपको बताता हूँ ये है क्या बेसिकली। उसकी लोकेशन का फ़र्क होता है सिर्फ। वो अगर ओवरीज़ में हो तो उसको हम अलग नाम देते हैं, और अगर यूट्रस में हो तो हम उसको अलग नाम देते हैं। तो ये जो कंडीशन है जिसको हम एंडोमेट्रोसिस कहते हैं या चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, ये वो कंडीशंस होती हैं जिनमें नॉर्मल एंडोमेट्रियम, जिसने हर महीने जाकर एंडोमेट्रियम की जो बेसल लेयर होती है, यूट्रस के अंदर जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है, वहाँ पर हर महीने एक फंक्शनल लेयर आप समझें कि डेवलप होती है। यानी कि फ़ीमेल के अंदर हर साइकिल के दौरान जो एंडोमेट्रियम है, उस एंडोमेट्रियम के ऊपर ही एक फंक्शनल लेयर जो है डेवलप होती है। उस फंक्शनल लेयर का काम ये होता है कि प्रेगनेंसी होने के बाद वहाँ पर जो इम्प्लांटेशन होती है, उसको जो है ना सेफ रखना, उसको सँभालना। यानी जो इम्प्लांटेशन होती है वो एंडोमेट्रियम के ऊपर होती है। तो वो जो टिश्यू हर महीने जो टिश्यू बनते हैं, हर साइकिल के दौरान जो टिश्यू बनते हैं, वो टिश्यू अगर उस एंडोमेट्रियम जो उसकी एक्चुअल जगह है, जो एक्चुअल लोकेशन है, वहाँ से हटकर कहीं और अगर डेवलप हो जाते हैं, कहीं और अगर वो बन जाते हैं ओवरीज़ में, यूट्रस में, फ़्लोपियन ट्यूब में, इवन के सम टाइम वो पेरिटोनियम में, यानी जो पेट की झिल्ली होती है, वहाँ पर भी डेवलप हो सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम जो है वो एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब अगर ये कंडीशन, ये जो टिश्यूज़ हैं जो एंडोमेट्रियम के अंदर जाके हर महीने जिन्होंने डेवलप होना है, ये जो है अगर यूट्रस में अगर किसी और लोकेशन पर जो है ना वो उनकी ग्रो हो जाए या वहाँ जाकर वो बन जाएँ, तो उसको एडिनोमायोमास कहते हैं। अगर हम इनकी कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ इनकी अननोन है, कोई नाउन कॉज़ नहीं है इसकी। साइंटिफिकली हमें कोई कॉज़ मालूम नहीं है इसकी। कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, और इसके फिर ज़ाहिर-सी बात है अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, अपने सिम्पटम्स भी होते हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई नॉर्मल चीज़ है, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये एबनॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर हम ये समझें कि कोई बहुत डेंजरस है या कोई ख़तरनाक है, तो नहीं, ये ना कोई ख़तरनाक है, ना ही कोई डेंजरस है, ना ये कोई कैंसर है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको रिपोर्ट में मास लिखते हैं, तो मास से फिर हमारे ज़हन में वो ट्यूमर-श्यूमर की तरफ चला जाता है, तो ये कोई ट्यूमर-श्यूमर नहीं है। जस्ट सिंपली आपकी बॉडी के अंदर जो एंडोमेट्रियम जिसने अपनी जगह पर ग्रो करना है हर महीने, वो किसी और जगह पर ग्रो हो जाए, वो किसी और जगह पर बन जाए। पेल्विस में ही जो है ना आमतौर पे ऐसा होता है। तो इस कंडीशन को हम जो है वो एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। ये बात तो समझ ली हमने। अब अगर हम इसके सिम्पटम्स की बात करें, तो जो इसके सिम्पटम्स होते हैं वो सम टाइम तो ऐसा होता है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन सिम्पटम है वो ये होता है कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को। और इसके साथ-साथ जो ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको साइकिल तो नॉर्मल आ रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें इनफर्टिलिटी होती है। तो इनफर्टिलिटी और पेल्विक पेन, ये 2 बहुत ही कॉमन सिम्पटम्स हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस हो। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्पटम्स ही हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसको डिक्लेयर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इमेजिंग के ऊपर, अल्ट्रासाउंड के ऊपर जाना पड़ेगा। तो जब अल्ट्रासाउंड हम किसी पेशेंट का करवाते हैं, यूनिओक्युलर सिस्टिक लीजन्स जो है ना मिलते हैं देखने को। और बहुत दफ़ा जो सोनोलॉजिस्ट हैं वो यूनिओक्युलर सिस्टिक लीजन लिखते हैं, सिस्टिक मास लिखते हैं, और उसमें साथ एक लाइन लिखी होती है कि कंटेनिंग लो लेवल इकोज़। तो जब ये यूनिओक्युलर सिस्टिक लीजन विद लो लेवल इकोज़ हमें मिलता है, तो दैट मीन हम इसको एंडोमेट्रियोसिस जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। अब कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है कि जो है वो सिस्टिक लीजन विद ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस। तो ये भी जो है ना एक टर्म होती है जिससे हमें ये आइडिया होता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट है। और अल्ट्रासाउंड डॉपलर की अगर हम बात करें तो अल्ट्रासाउंड डॉपलर से कोई फ़ायदा नहीं होता। जो इसमें कोई डॉपलर फ्लो नहीं आता। जो ग्रे स्केल है हमें वही बताता है कि ये कोई यूनिओकुलर
सिस्टिक लीजन है, जो हो सकता है कि आपका एंडोमेट्रियोसिस हो। अलबत्ता अगर अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म ना हो रहा हो तो फिर हम जाते हैं एमआरआई की तरफ। फिर हम एमआरआई करवा के देखते हैं कि ये जो सिस्टिक लीजन है ये वाकई एंडोमेट्रियोसिस है या नहीं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद होते हैं, मेडिकल ऑप्शन भी मौजूद होता है और सर्जिकल ऑप्शन भी मौजूद होता है। ये डिपेंड करता है केस के ऊपर कि केस किस नौइयत का है।